वो मैं कराऊंगा, समय मिलेगा तो ठीक है। चलो साइंस निकालो। आ जाओ। सर आज तो मैथ्स की क्लास है ना? साइंस नाउ कल हम लोगों ने देख लिया था कि वैक्सीनेशन का क्या मतलब है, ठीक है, और ये भी देखा था कि राणा दिवे ने ये बताया कि कैसे सर्टेन वायरस आर लिंक्ड टू कैंसर। ये राणा दिवे की खोज थी। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? व्हेन वैक्सीन इज गिवन, व्हेन वी एक्वायर सर्टेन इम्यूनिटी, जब हमको वैक्सीन लगाई जाती है, टीका लगाया जाता है, टिटनेस का भी तो टीका लगता है, तो उससे क्या होता है कि कोई रेस्ट अगर आपके बॉडी में जा रही है, सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है व्हेन वैक्सीनेशन इज गिवन टू अस, देन व्हाटएवर इम्यूनिटी वी एक्वायर। सर वो पहले से इम्यूनिटी ऐसी बन जाती है कि वो उससे फाइट कर सकती है। कर सकती है, सही है। व्हेन वैक्सीनेशन इज गिवन, सर वो एक टाइप के एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबायोटिक नहीं है, वैक्सीनेशन है। वो उसी का ही एक स्मॉल स्केल है। जो बीमारी है ना पैथोजन, वही डाल दिया जाता है। वो एक एंटीबायोटिक में, एंटीबायोटिक तो लड़ता है पैथोजन से, हमारी बॉडी में बीमारी ही डाल दी जाती है। जैसे छोटे छोटे चोर भेज दिए जाए तो घर के बच्चे भी वीर हो जाएंगे, कहेंगे हमने भगा दिया चोरों को, वैसे का, ठीक है। सो व्हेन वैक्सीनेशन इज गिवन टू समबडी, then whatever immunity is acquired, तो जो इम्यूनिटी हमको मिलेगी उसे क्या कहेंगे? is acquired, is called, that is called acquired immunity। और ये क्या करती होगी? It prepares our body, Ashish, it prepares our body in advance to fight with that disease. It prepares, ठीक है, ये प्रिपेयर करती है our body to fight in advance to fight with disease। To fight with disease, ठीक है। Now अब देखिए वेक्टर्स किसे कहते हैं? सर मैं बताऊं, हाँ। पैथोजन विच स्प्रेड फ्रॉम, नहीं, पैथोजन को जो स्प्रेड कराएं, स्मॉल इंसेक्ट्स और फ्लाइज, ठीक है, और एबायोटिक फैक्टर्स ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम करें। एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, यस, जो भी हो सकता है ना, तो उसके थ्रू वेक्टर्स क्या है? बोलो, ACQUI। सर वेक्टर आर द पैथोजन विच स्प्रेड नहीं, वेक्टर्स पैथोजन नहीं है, वेक्टर्स आर ट्रांसपोर्टर ऑफ पैथोजन। ये कौन है? ट्रांसपोर्टर ऑफ, इसमें से बोलो, फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन या इल पर्सन टू हेल्दी पर्सन, टू हेल्दी पर्सन। ये क्या हो सकते हैं? इट मे बी बायोटिक, ये जिंदा भी हो सकते हैं, और अबायोटिक, ये नॉन इनएनिमेट भी हो सकते हैं, जैसे सॉइल, वाटर, एयर। सो इट मे बी, क्या हो सकते हैं? या हो सकते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स, लाइक मॉस्किटो, फ्लाई और मॉस्किटो भी हो सकते हैं, इट इज कॉल्ड, और एयर, वाटर, सॉइल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल एनोफिलीज है, इट इज द वेक्टर फॉर ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ फ्रॉम मलेरियल पर्सन टू हेल्दी पर्सन। क्या कहा बताइए? फीमेल
एनोफिलीज ये वेक्टर है, फीमेल एनोफिलीज इस ये वेक्टर है। ये फीमेल एनोफिलीज कौन है बताओ? क्या ये मॉस्किटो है? इस वेक्टर ऑफ विच ट्रांसफर, जो किसे ट्रांसफर करती है? ट्रांसफर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। हमने आपको एक डायग्राम बनाया दिखाया था ना 10th की क्लास से, प्लाज्मोडियम जिसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे थे, नहीं? सिस्ट के अंदर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ फ्रॉम इल पर्सन या मलेरियल पर्सन, इसे किस में डाल देती है? मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। वाई डॉक्टर कमला राणा डीवे इज फेमस। तो हमने ये भी देख लिया था कि उन्होंने बताया था कि कैसे वायरस के द्वारा कैंसर होता है। चलिए, अभी रशिया ने कैंसर की 1 वीक पहले दवा बना ली है और वो वैक्सीन बना ली, वो पूरे वर्ल्ड में फ्री में दे रहा है। सर किस चीज की? कैंसर की। वो एक तरीके का वैक्सीन है। वैक्सीन तो क्या कहेंगे, वो तो वैक्सीन है, वो कह रहा है कि ये लगाओगे तो कैंसर नहीं होगा। जिनको हो चुका है उन्हें नहीं बचाया जा सकेगा, लेकिन अगर सब लोग लगा लेंगे तो फिर कैंसर तो मतलब रिपेलेंट, हाँ बॉडी को तैयार करनी। अच्छा, अब जरा देखो सर कोविड-19 हुआ ना, कोविड-19 तो सर उसमें जिनको हो गया था उसके बाद लगाने से सही होता था क्या वो? उनके लिए तो कोई उपचार नहीं था, जिनको अगर उनको लगाने से कुछ नहीं होता। जिनको हो रखा है सर प्रिकॉशन। अच्छा, तुम खुद ही सोचो कि मुझे कोविड-19 मान लो हो गया, अब मैं और पैथोजन डाल दूं कोविड-19 का, तो मुझे क्या फायदा होता है? कोविड-19 का जो वो है ना कोरोना वायरस, उसी को तो थोड़ा सा डाला जाता है बॉडी में जिससे हमें बचाव मिले। अब मुझे पूरे बॉडी में कोरोना वायरस है ही, अब और डाल दें थोड़ा, क्या होगा? सर बचा पाओगे क्या? क्या होगा? वो कोई मेडिसिन नहीं है, वो वही वायरस ही तो है। सर तो सब वैक्सीन में थोड़ा थोड़ा डाल दिया। अब एक साथ जाने से अच्छा बॉडी को थोड़ा मिलेगा तो रिपेयर तो हो जाएगी ना, हम सचेत हो जाएंगे। चोर ने दरवाजा खटखटा दिया, हम सचेत हो गए। अब एक साथ 100 चोर आ गए तो सचेत हो पाएंगे क्या? ये चीज तो वैक्सीन बनाने में इतना टाइम क्यों लगता है? हैं? मतलब वायरस को ही वैक्सीन बनाने में वैक्सीन ऐसी डाली जाती है कि जो उसके जो मारने का प्रोटीन बना सके, बट वो हार्मफुल ना हो, वो उसका पैसिव डोज, वो एक्टिव नहीं होनी चाहिए। कोरोना वायरस एक्टिव नहीं डालना है किसी में, लेकिन उसमें ऐसा स्ट्रक्चर क्या है, वही स्ट्रक्चर डालना है, सिर्फ पैसिव चीज, उसका डीएनए निकाल के डालना है। ये चीज और एक्टिव हो तो क्या पता उसमें इम्यून सिस्टम पूरा पहले ही से ही जीता जागता आदमी ही मर जाए, है ना? पैसिव पूरा नहीं डालते हैं। पूरा मतलब पैसिव चीज कि उससे जो ऐसा कुछ बने, रेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा प्रोटीन या लाइसोसोम जो मार डाले, और जो मैं डाल रहा हूँ उससे नुकसान भी तुमको ना हो। पैसिव का मतलब समझते हो, जो मरा हुआ पैसिव। अब अगला देखो, अब ये बताओ एडवर्ड जेनर क्यों फेमस हैं? तो उन्होंने इन 1700 डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ, किसका वैक्सीन किया बताओ? इन 17 एडवर्ड जेनर, ये कहाँ के थे जरा बताइए तो? स्पेन के होने चाहिए, इसमें इंग्लिश डॉक्टर बोला है, कंफर्म कर लो। सर वो बेच क्यों रहे हैं कैंसर की दवाई फ्री में? फ्री में क्यों बेच? फ्री में ये सब अमेरिका और इनका बाहर है, क्योंकि अमेरिका ने बैन कर रखा है रशियन चीज़ों को, तो वो फ्री में देंगे तो अब अमेरिका के लोग विद्रोह कर दें कि जैसे सबको दुनिया को फ्री में मिली, हमें नहीं मिल पाए, जिससे वो आके अपने ट्रम्प को हटा दें। फ्री में देने का मतलब नहीं है, लेकिन अमेरिका के लोग विद्रोह करें इसलिए वो फ्री में दें। सारा कुछ तो ऐसे ही चल रहा है। नेपाल में भी तो हो गया, अमेरिका की बात उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने संसद भवन में आज आग लगवा दी, और ओली को, केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना, सारे मंत्रियों के घर चला गया। तो क्या हुआ? क्या हुआ था नेपाल में? अच्छा था, उन्होंने सारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गूगल बंद कर दिया था, तो लोग सड़क पे आ गए। लेकिन जो सड़क पे आए थे उनको बहुत पैसे दिए गए थे, वो अमेरिका के लोग। सड़क पे वहाँ के लोग नहीं आए, और दुनिया को लगता है कि वहीं के लोग आए, तो पहले कोई एक इस तरीके के सेंटीमेंट जगाए जाते हैं, फिर सरकार बदल दी जाती है, फिर अपने मतलब की रखी जाती है
जैसे कि आपने बांग्लादेश में देखा, जो इस समय बैठी सरकार है वो अमेरिका इधर कहता है सर तो वो इधर कर देते हैं, उधर कहते हैं उधर, बिल्कुल कठपुतली सरकार। ऐसी सरकार बैठ रहे हैं कि वो इन्फिल्ट्रेशन कर सके, अपने आप बॉम्ब बारूद इकट्ठी कर सके, फिर चारों तरफ से इंडिया पर अटैक। तो एक बांग्लादेश में कर दिया, पाकिस्तान में भी इस समय कन्नूर खान बेस में सारे 4 C-17 ग्लोब मास्टर उतार दिए, सारे परमाणु बम। अब नेपाल में करके वहाँ उतार दे, तो चारों तरफ से हमला होगा जब इंडिया पर परमाणु बम का, तो बच नहीं पाएगा। यही चीज हो रही। तो अभी आपको बता रहे ना जो हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में, उधर हुआ बांग्लादेश में, इधर कर दिया, अब ऊपर किया जा रहा है। सर अभी ट्रेड भी इंडिया ने मना कर दिया है, इसीलिए तो किया जा रहा है। जब तक मानने वाला कोई था, लोग पहले मान जाते थे। भोपाल में 1 लाख लोग मरे थे, और जिसने मारा था वो अमेरिकन एजेंसी थी जिसने मीथेन गैस का कराया था। तो राजीव गांधी ने कहा सर, उसको सल्यूट किया जिसने मरवाया, और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया अमेरिका में। बोला जॉर्ज बुश से कि आपका आदमी मैंने देखो सेफली भेजा है, पर्सनल हेलीकॉप्टर। तो पहले लोग मानते थे, अमेरिका की सारी बात मानते थे। तो अमेरिका का बंदा जिसने यहाँ 1 लाख लोगों को, भोपाल गैस हत्याकांड मालूम है, कभी आपने पढ़ा होगा। तो उसका जो कल्प्रिट था, मेन उसका ओनर था कंपनी को, उसको रातों रात स्पेशल एयरक्राफ्ट में बैठाकर अमेरिका डिस्पैच किया। सर रशिया और इंडिया ने तो दोनों जब अगर यहाँ पपेट गवर्नमेंट है तब तक अमेरिका ओके बोलती है, लेकिन मोदी नहीं मानते हैं अमेरिका के। वो डीकोलोनाइजेशन करना चाहते हैं, यानी वो अब कहते हैं वी इंडिया नाउ विल नो मोर ओबे यू। हमारे ही लोग जाके तुम्हारे यहाँ गूगल माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं और तुम हमें ही गूगल नहीं खोलने दे रहे हो। तो कल उसने शर्त भी रखी, तुम अपने यहाँ अपना ओन गूगल नहीं बनाओगे, अपना डेटा सेंटर, क्योंकि हम पानी बना रहे हैं ना इतने एकड़ में गुजरात में। उसने कहा नो, यू विल बी अंडर मी ओनली। तो हम मोदी ने कहा हम तो नहीं रहे, क्योंकि 140 करोड़ लोग और उनके 38 करोड़ उनके अंडर में हम क्यों रहे? 70 साल तो रही हैं। तो इसीलिए ऐसा होता है, जब पावर शिफ्ट होता है तो लोग मारे जाते हैं, आग लगती है, क्योंकि कोई अपनी पावर नहीं देना चाहता। तो ये जो आपके चारों सामने हो रहा, थोड़ा पता होना चाहिए, एर्थ में तो आप भी हो, सर पढ़ता नहीं? न्यूज़ पढ़ता हूँ। तो आपको 3 तरफ तो पता चल गया, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब अगर श्रीलंका में भी हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा। श्रीलंका में पहले हो चुका है, क्या तुमको मालूम है कि वहाँ की जो सरकार थी उसको हटाया जा चुका है। रामा सिंधे कौन सी सरकार थी, उसको हटाया जा चुका है। अब आगे देखो, इन 1700 एडवर्ड जेनर, और ये सब 23 सितंबर के पहले होना है। इसकी भविष्यवाणी 200 साल पहले कर दी है। सारे कीरो ने भी कर रखी थी, बाबा वेंगा ने भी कर रखी थी कि 23 सितंबर 2025 तक 800 करोड़ लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, अब 60 करोड़ बचेंगे। क्यों? 1/3 ये इतना ब्लड बात होने वाला है अगले 15 दिन में, 1/3 इतने बच जाएंगे। और इसमें से मोस्टली 40 करोड़ लोग इंडिया के होंगे। 100 करोड़ चले जाएंगे, अरे सर, 40 करोड़ बच तुम जाएंगे। सर ऐसे बोल रहे हो, सर अच्छी ये बात नहीं है सर। अभी हम लोग देखेंगे, लेट अस, ये हम लोग विटनेस करेंगे, क्योंकि वी आर लकी टू विटनेस सच इंस्टेंट। देखो ये सब चीजें हो रही ना चारों तरफ, बस आप ऑब्जर्व करो अगले 15 दिन में बिफोर। अब हम लोग आते हैं सर आप सर अब अभी जो चीज आप, जो भविष्यवाणी है या जिसमें भी है वो पढ़ो कहीं भी। जान से आ सर डेडलाइन तक दी आपने 15 दिन। यानी ये जो भी चीज कही गई है ना, ये बहुत पहले आके, कहाँ के, स्पेन के हैं ये ज्योतिष शास्त्री, एस्ट्रोलॉजर्स। इन्होंने ही सब बताया था कि यहाँ पर अमेरिका में जो 2 बिल्डिंग अभी उड़ी थी ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो सब पहले ट्विन टावर, वो सब बोल के गए थे वही हो रहा है। वो सब उन्हीं की भविष्यवाणी बता रहा हूँ, अलग से अपने से नहीं। जो उन्होंने, अब अगली भविष्यवाणी है कि 1700 में एडवर्ड जेनर ने दैट इज एक वैक्सीन बनाई। दैट वैक्सीन वाज ऑफ स्मॉल पॉक्स। सही है कि नहीं? सो ये बिल्कुल भविष्यवाणी है। डिस्कवर्ड क्या डिस्कवर किया बताइए? दैट वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स। नाउ इससे क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? इंजेक्टेड दैट इज पैथोजेंस फ्रॉम काउपॉक्स टू द पर्सन
हु आर नियर, जो क्या है, हु आर नॉट इन्फेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स, तो उनको काउ पॉक्स डाल दिया, इट इंश्योर्ड दैट इन फ्यूचर दे विल नॉट गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। और सर अगर सर मतलब किसी की बीमारी हो गई तो और कोई सॉल्व भी नहीं कर सकता वो, तब तो नहीं कर सकता, उसे मरना, लेकिन जो नहीं मरे उन्हें तो बचाया जा सर सकता उनका है। लेकिन इम्यून सिस्टम तो काम ही कर सकता है। कर सकता है, अपने इम्यून सिस्टम से बच जाए, समझ आ रही बात कि नहीं? काउ पॉक्स भी तो एक डिजीज है, तो हाँ, तो वो हो उसमें- गई तो उसमें आदमी मरता नहीं, थोड़े ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं और आदमी ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं। तो उन्होंने डेलिबरेटली जानबूझ के क्या डाला, ही इंजेक्टेड सीरम, थोड़ा सा वो जो सीरम होता है या ब्लिस्टर से निकाल के, ही इंजेक्टेड दैट इज पैथोजेंस फ्रॉम स्मॉल काउ पॉक्स टू दोज पर्सन्स हु वर नॉट इन्फेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स। ये लिखने की जरूरत नहीं, बट आप जानकारी में रखो इस चीज को, सही है। आगे की बात देखो। सर हर इम्यून का अलग अलग टाइप का पॉक्स होते हैं। हाँ, सर जैसे काउ पॉक्स में काउ को होते हैं, चिकन पॉक्स हाँ, दोनों को होता है, तो वो सबका फ्लू अलग का अलग। है। फ्लू में भी ऐसा है, कई बार क्या होता है, फ्लू बर्ड्स की वजह से होता है। तो जब, हाँ, ये जो फ्लू है ना, मैं कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे जो फ्लू की बात कर रहा हूँ जो चिकन की वजह से होते हैं, मुर्गियों की वजह से। कई ऐसा है स्वाइन फ्लू, कई है चिकन की वजह से होता है, चिकन फ्लू। तो ऐसे में लाखों लाखों मुर्गियाँ बड़े बड़े गड्ढे में रख के ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती, जिंदा मुर्गियाँ। सर क्यों? क्यों? क्योंकि एक में भी फ्लू होने पे, जब तुमने देखा किसी जाल में जब कभी चिकन्स जाते हैं, बंदों का रस्ते में देखा जाते हुए, जब किसी बूचर में जाते हैं, तो एक में होने से सब तो आसपास उसी में भरी हुई रहती हैं, जिंदा मुर्गियां भी तो ऐसे ही भर भर के जाती है कि नहीं, Yes, sir. पिंजरे में, तो सबको होने के चांस हैं। तो अगर किसी से अगर एक आदमी में भी फैला तो फिर उसके परिवार को और उस शहर में फैलने में देर नहीं लगती। तो जैसे ही पता चलता है कि यहाँ फ्लू की बीमारी चली है और ये जानलेवा है, ये भी एक तरीके का वायरस है, तो उस शहर की सभी मुर्गियों को जमीन में दबा दिया जाता है। ऐसे स्वाइन, तुमको वीडियो दिखाएंगे कि जिंदा जिंदा मुर्गे, वो स्वाइन सुअर डाले जा रहे हैं गड्ढों में, मिट्टी डाली जा रही है। स्वाइन फ्लू भी बहुत, ये हम लोग के सामने हो रखा है 10 साल 15 साल सर, पहले। सर, चिकन जो कर रहे हैं उसको ये भी भी हो हो रखा सकता है, है। बर्ड फ्लू भी हो रखा है। हाँ बोलो। सर जो कर रहे होंगे सब गड्ढा में वो जा रहे हैं, उनको भी तो हो सकता है दूसरे को। हो सकता है, बहुत इसमें भी प्रिकॉशंस की जरूरत है। बोलो, समझ में आ गई ना? स्वाइन फ्लू सुअर से होता है और ये बर्ड फ्लू किससे होता है बताओ? चिकन से। सही है, ये सब बीमारी के बारे में जानना चाहिए। सर अगला गाय देखो, फ्लू है। अब ये देखिए, महाराज किशन भान इज नोन इंडियन डॉक्टर और he helped promote science and innovation. He played a key role in developing the rotavirus vaccine children from diarrhea. देख लो, महाराज किशन भान ने एक डायरिया से, कि तुम्हारी बॉडी में कोई पॉइजनस खाना चला जाए तो जान नहीं जाएगी, उससे बचाने की वैक्सीन निकाली। महाराज किशन ने क्या किया? सर ये रोटा वायरस वैक्सीन क्या है? रोटा वायरस है, कोई वायरस है, उसकी वैक्सीन निकाली। रोटा वायरस से डायरिया होता होगा, उल्टी होती होगी, फूड पॉइजनिंग को होती है सर डायरिया। रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों को डायरिया से प्रोटेक्ट करती है। हाँ, तो रोटा वायरस के नाम पे ही रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वो वायरस का ही नाम होगा। ओके सर। तो महाराज किशन भान ने क्या किया बताइए? भान दैट इज इन्वेंटेड रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस, बोलो, बड़ा काम है। टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डायरिया। डायरिया का मतलब अगर कहा जाए तो आरुष से तुम फूड पॉइजनिंग समझो। दैट इज फूड पॉइजनिंग। अब इसी के आगे एक और चीज लिख लो। फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? फूड पॉइजनिंग, अगर तुमने ऐसा ब्रेड खा लिया जो 10 दिन पुराना है तो उसमें बहुत सारी फंगी लग जाएगी, हरे रंग की हो जाएगी। सर तो मतलब वो सिर्फ सड़े हुए फूड खा सकती है और सर मैंने सड़ा हुआ हो या कुछ भी, उसमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो, खराब बर्तन में रखा है, तुमने सर खा या लिया। फिर जंक फूड खाने से होगी? नहीं, जंक फूड से जंक फूड से तो दूसरी चीज होगी, इससे नहीं होगी। सिर्फ वो उसी से होगी जो गंदे बर्तन में रखा हो, कोई चीज हो बैक्टीरिया, ठीक है। और राणा दिव्य ने क्या किया? इन सबका एक ही जगह नाम लिखो। दैट इज कमल राणा दिव्य, वो भी एक डॉक्टर थी। 1917
ठीक है, studied how hormones and virus are linked to cancer. Hormone में certain virus can That how virus are linked to cancer. अगला सवाल देखें. Now ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज. अभी तक तो मैं ये बात कर रहा था कि ये प्रिवेंटिव मीजर्स है. प्रिवेंटिव मीजर्स वैक्सीन एक प्रिवेंटिव प्रिवेंशन कर सकती है बीमारी का, लेकिन बीमारी हो गई तो बचा पाएगी? नो वही सर. डोज और डाल दो उसमें, कोरोना थोड़ा और कोरोना डाल दो, बच जाएगा क्या? सर मर जाएगा उल्टा. और मर जाएगा वो इतना मरता हो. तो इसलिए अब ये तुमने प्रिवेंशन देखे, मेथड ऑफ प्रिवेंशन, बीमारी से रोकथाम. प्रिवेंशन का क्या मतलब है? दीज आर प्रिवेंटिव मेजर्स. व्हाट आर दीज? सर पहले मतलब वो जैसे पहले ही मतलब कोरोना वायरस और दे देते थे तो मतलब वो. अच्छा ये उससे बताओ, क्या होता हाँ अभी बता रहा हूँ. ये बताओ, अगर बीमारी हो गई तो उसका क्योर करना ज्यादा अच्छा है कि प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा है? सर क्योर. तो ये तुमने कभी प्रोवर्ब सुना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? दैट इज प्रिवेंशन. ये बहुत जगह लिखा है, हर जगह. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सर अपने को बीमारी हो गई तो आप बीमारी हो गई तो क्योर ठीक है, लेकिन उससे अच्छा बीमारी ना हो. सही है. तो ये प्रोवर्ब भी लिख लें. अब हम देखेंगे कि व्हाट इज क्योर. क्योर ऑफ डिसीज, दैट इज एक नई चीज आ रही है. अगर बीमारी हो ही जाए तो बड़े बड़े नाम क्यों होते हैं? इनके राणा दी बेटी. चलो अब देखेंगे. द डॉक्टर में गिव अस मेडिसिन. अगर मान लीजिए हमको कभी बीमारी हो जाती, कभी कभी एंटीबायोटिक्स दे सकता है. सो एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस. ये कोई सब्सटेंस है, केमिकल नहीं है. ये वो चाहे वो फंगी होगा. तुमको मालूम है पेनिसिलिन जानते हो? जो डिजीज कॉजिंग नहीं बैक्टीरिया जानते हो? एंटीबायोटिक्स जो है वो मार देते हैं. जिसने एंटीबायोटिक्स को मतलब एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया. बिल्कुल सही. नेक्स्ट ये देख लीजिए, पेनिसिलिन डिस्कवर किया तो ये देख लीजिए कि पेनिसिलिन का पाउडर अगर हमको दिया जाए, ये आपकी पुरानी बुक में बना हुआ है, ये देखो. तो पेनिसिलियम से, ये क्या है? पेनिसिलियम. तो पेनिसिलियम एक फंगी होता है. ये क्या है? फंगाई. ये देखो, ओल्ड बुक है, पेनिसिलियम. ये क्या है? पेनिसिलियम. देखो ये क्या चीज है? पेनिसिलियम. तो पेनिसिलियम का पाउडर बना दिया और उससे क्या हुआ बताइए? दैट वी कैन, पेनिसिलियम को अगर आप मलेरिया से इफेक्टेड पर्सन को दो तो वो ठीक हो जाएगा. तो वर्ल्ड वार 1 के बाद ये बहुत लोगों को दिया गया. मैंने बताया ना, लोग डेड बॉडी के बगल लेटे लेटे लड़ रहे थे. तो ऐसी स्थिति में एंटीबायोटिक्स क्या है? दीज आर गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उन्हीं का पाउडर, वो टिकिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीबायोटिक खा रहे हो. चाहे तुम पेनिसिलिन खा रहे हो या पीसीएम भी खा सकते हो, एमॉक्सिलिन भी खा रहे हो, इस ऐसे ये डोलो 500 खा रहे हो, ये सब तो खाते हैं फीवर में. तो ये सब क्या है? दीज आर एंटीबायोटिक्स. सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे होते हैं. हाँ, या तो आप पेनिसिलियम खा रहे हो, वो फंगी खा रहे हो, या अल्टीमेटली आप कोई ऐसे गुड बैक्टीरिया खा रहे हो, या वो ऐसी चीजें जो कर्ड में नहीं पाया जाता है, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस, इसे योगर्ट भी कहते हैं. योगर्ट कंडेंस फॉर्म होता है, छोटी छोटी बोतल आती है ना योगर्ट की, वही सब की टेबलेट है और कुछ नहीं. मेरा कहने का मतलब है, व्हाट डज इट मीन बाय एंटीबायोटिक्स? डेफिनेशन लिखो. हाँ? सर एंटीबायोटिक्स योगर्ट तो सबसे अच्छा है, वो तो बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम बढ़ा देता है हमारे बॉडी. चलिए अब देखो, सर एंटीबायोटिक्स जो है वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करते हैं. एंटीबायोटिक्स आर गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये लिखना जरूरी है. Yes, नहीं sir. तो हम फिर मेडिसिन और एंटीबायोटिक में अंतर नहीं स्थापित कर पाएंगे. एंटीबायोटिक्स क्या है? These are that is good microorganism which kills pathogen, which kills
गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ऐसा भी नहीं कि गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना मर्जी उतना ले लो। ज्यादा डोज में वही खराब कर देगी बॉडी। ज्यादा जिसने बहुत दही खाई तो शरीर में दाने भी निकलने लगते हैं बहुत। दही WBC भी ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए शरीर। तो एग्जांपल क्या है बताओ? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल तो सबसे फीवर में सब लोग खाते हैं। PCM, इसको PCM कहते हैं। PCM टेबलेट खाते हो? PCM पैरासीटामोल है ना। एमॉक्सिलिन सर ये किस काम आती है? है, ये भी सेम है। बॉडी में किसी भी तरीका रिएक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, एमॉक्सिलिन खा लो। ये वाइड रेंज बैक्टीरिया जो को बचाता है। डोलो 500 और ऐसे और भी कई ग्रुप है, वो अब हम आगे देखेंगे। 5 हाँ, तो अब इसमें देखिए ना, देखिए इंडियाज रोल। अब आगे की बात देखो, इंडियाज रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। ये फार्मेसी के क्षेत्र में दुनिया में टॉप कंट्री कौन सा है जो सबसे ज्यादा दवाई बनाती है? अच्छा ये बताओ, दुनिया की 60% मेडिसिन कौन बनाता है? इंडिया। और बाकी 40%? करेक्ट। देख लो, इंडिया दुनिया की कितनी मेडिसिन बनाता है? 60%। और 191 कंट्रीज जो रेस्ट है वो कितनी बनाते हैं? 40%। ये चीज इंडिया ने कोविड की वैक्सीन बनाकर दुनिया के 125 देशों को मुफ्त में बांटी। कितनी बड़ी चीज। सर यूएसए को भी भेजी थी। हाँ, यूएसए को भी दी थी, आज जो हमारे दुश्मन बना सर भाई। यहाँ पर दिया भी है। उस समय ट्रम्प हमारा दोस्त था, लेकिन जब से मोदी ने उसने कहा दाहिने सर करो, उसने बाएं कर दिया, तब से दुश्मन बोला हमारे अंडर नहीं चलोगे। नहीं चलेंगे सर, तो ठीक है। वही चीज हो गई। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अगर मानते रहते तो अमेरिका दोस्त था, उसके गुलामी। नहीं बनाना दो, हम ऐसे ही चीज़ है। सर लेकिन सबसे एडवांस वेपन तो रशिया के पास है। सबसे एडवांस वेपन में रशिया के पास भी बहुत एडवांस वेपन्स हैं, और साथ में अमेरिका। दे आर हैविंग ऐसे ऐसे वेपन्स हैं उसके पास, इस तरीके के जो बॉम्ब्स हैं कि वर्ल्ड में अगर वो एक बार फोड़ दे तो अमेरिका के साथ 191 कंट्रीज, अमेरिका खुद भी तबाह हो जाए, और अगले 50 लाख सालों तक सिंगल बैक्टीरिया भी धरती पर पैदा हो। इंसान की तो बात है। सर रशिया के पास हाइड्रोजन बॉम्ब है अमेरिका के पास। पर सर वो उससे मतलब ऐसी स्थिति में वो खुद को भी तबाह कर लेगा, और तो वो अब फोड़ेगा ये क्यों? इंश्योर करेगा कि अगले 50 लाख साल तक एक बैक्टीरिया ना। इतना उसने विजय प्राप्त। इतना क्या पर सर फिर भी रशिया के पास तो उससे भी ज्यादा है सर। ऐसा सर रशिया के पास वो लॉन्गेस्ट रेंज वाला है। अगर उसके पास आ गई, लेकिन और भी है। तो हम आगे की अब क्या बात करें? एंटीबायोटिक्स तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हम आगे की बात करें। मैं इसकी बात कर रहा हूँ पेंडेमिक। तुम क्या जानते हो पेंडेमिक क्या होता है? यस सर। नो, पेंडेमिक का मतलब एक बार जो पूरी दुनिया को एक बार में यस, कवर कर दे। एक होता है एपिडेमिक जो महामारी है, वो गिर गया पैर में। और दूसरा कौन सा होता है? पेंडेमिक। एपिडेमिक वो होता है जो छोटे स्केल में है, और पेंडेमिक लार्ज पूरे वर्ल्ड वाइड, और जो छोटे एरिया में तो एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या है? एग्जांपल क्या होगा? बोलो। एपिडेमिक जो भारत में जैसे फैला हो तो पोलियो। सर कोविड-19 हुआ। कोविड-19 पेंडेमिक है, वो वर्ल्ड वाइड फैला है। ये एपिडेमिक का मतलब है महामारी, जो बहुत लोगों को मार दे उसे महामारी कहते हैं, और जो अरबों को मार दे तो विश्वव्यापी कही जाएगी, उसे पैंडेमिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पेंडेमिक। पैंडेमिक है, इट इज कोरोना। तो इसका मतलब क्या है? विश्वव्यापी महामारी, विश्वव्यापी। वर्ल्ड वाइड। सर ये नॉर्मल महामारी और ये विश्वव्यापी। ये है किसी एक देश में फैला हो, अच्छा सर। और ये है पूरे वर्ल्ड में फैला हो। तो कोरोना पैंडेमिक है, ना कि एपिडेमिक। सही है? यस सर। तो पहले तो वो वुहान से निकला था चाइना के, फिर बाद में वर्ल्ड में फैल गया। अब देखिए, इंडिया प्लेड ए की रोल। इंडिया ने क्या किया? सबको वैक्सीन फ्री बांटी। आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट, अगला पेज निकालो, दैट इज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। किसने बनाया? अभी मैंने आपको पेनिसिलिन दिखाया था। पेनिसिलिन इस तरीके का एक फंगी है। ये देखो, ये इस तरीके का फंगी है, ये इसको कहते हैं पेनिसिलिन। ये सर आपने दिखाया। हाँ, पेनिसिलिन। अब ये देखिए, इसी सर, वो का algae होता है। हाँ? हल्की होती है। फंगी।
तो इन्होंने ये जानते हो तुम्हारी बुक में क्या स्टोरी लिखी है, वो ये डिस्कस कर रहे थे पेट्री डिश होता है, चाइना के लिए की डिश होती है ना, तो पेट्री डिश ऐसी पेट्री डिश में उन्होंने उसका कल्चर रखा हुआ था, ये चीज ऐसे थी हाँ, और उसमें वो 10 दिन मलेरिया के लोगों का वो रख रहे थे, सीरम रख रहे थे ना जिनको मलेरिया हो गया था। एक उनकी जो वो थी वो कहीं बांस बेसिन में पड़ी थी, उसमें फंगस लग गई। और कौन सी फंगस लग गई? पेनिसिलियम। उन्होंने देखा रही तो फंगस लग गई, किस मरीज की है पता नहीं है, कैसे हमारी नौकरी चली जाएगी, इसमें फंगस लग गई। फिर उन्होंने जब उसे माइक्रोस्कोप में देखा, उन्होंने कहा इसमें तो मलेरिया के सारे कीटाणु मर गए, इसका मतलब इसी फंगस में मारा होगा, चलो सबको फंगस, और उनको नोबेल प्राइज मिला 1 करोड़ रुपए में। ये तो ऐसे गलती से हुआ है। गलती से ही सब कुछ होता है, अरे लिखा है तुम्हारी बुक में, पढ़ो अरे पूरा। सर पढ़नी सही है कि नहीं? सर माइक्रोस्कोप समझ आई बात कि नहीं? उन्होंने देखा नहीं इसके सर सब, उन्होंने देखा कि वो जो मोल्ड है वो एक सब्सटेंस रिलीज कर रहा है जो बैक्टीरिया को मारता है। तो वो मारा तो वो पेनिसिलिन ही था, वो तो मोल्ड है, तो उसी में क्या है, ब्रेड माउल्ड तुम जानते हो? यस सर। माउल्ड का मतलब ही फंगी है, ब्रेड में फंगी उग जाए तो ब्रेड माउल्ड, यस और जमीन में उग जाए तो पेनिसिलिन। सही? यस अब जरा देखिए, सो दैट इज, इनका नाम लिखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका भी नाम आने वाला है। सो दैट इज, इन्होंने कब किया ये काम? 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, डिस्कवर्ड, क्या किया? एंटीबायोटिक्स फॉर मलेरिया। सर अलेक्जेंडर में एक्स के बाद ए आता है। अभी ठीक करता हूँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम, और उस एंटीबायोटिक्स का नाम क्या रखा? पेनिसिलिन के नाम पे, एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम। किसके लिए? फॉर मलेरिया। अगला देखिए, सर वो चलो पेनिसिलियम है कि एन पेनिसिलियम, एम है कि एन? एम है, पेनिसिलियम सर एन है, कौन सा? एन है, पेनिसिलियम है, एम नहीं ये है। कहाँ लिखा है? सर हेडिंग डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो भी पेनिसिलिन ही लिख दिया। सर एन ठीक नहीं है, होगा। अभी देख लेता हूँ, आगे देखिए, उसको नेट पे देखता हूँ। नहीं, पेनिसिलिन वो फंगी है, और उससे जो मेडिसिन बनी वो पेनिसिलियम है, ये मैं कह रहा हूँ। सो हाँ तो फिर तो सही है। वो मैं कह रहा हूँ, तो वही मैं देख लेता हूँ एक बार। सही है। पेनिसिलियम, तो एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन तो नहीं है। पेनिसिलिन पेनिसिलिन सही है। यस इस ये जो फंगी है ये पेनिसिलियम है, और इससे जो मेडिसिन बनी वो पेनिसिलिन। ऐसा हुआ। चलो अब देखिए, नाउ एंटीबायोटिक न्यूज आर अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी देखो, कह रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही एंटीबायोटिक्स खाने लगे हैं, पीसीएम ईसीएम खाने लगे हैं, सर तो अगर- डॉक्टर के एडवाइस बिना एडवाइस के ज़्यादा भी खाने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब रियल उनके ऊपर कोई फीवर आता है ना, तो जब पीसीएम खाते हैं तो असर ही नहीं करता, क्योंकि सर अब बॉडी वो रेजिस्टेंस बन जाती है। जो पैथोजन के लिए वो रेजिस्टेंट हो गई। पैथोजन्स आर नाउ रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ये बहुत खतरनाक है। ऐसा कहाँ देखा जा रहा है? गाय लोगों को जब एंटीबायोटिक्स की डोज, जब उनको बीमारी आ रही है तो एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब है बहुत सारे पैथोजन्स आजकल क्या हो गए बताइए? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गए। तो हमें क्या इवॉल्व करने करना? लग गए, हाँ? इवॉल्व करने लग गए। इवॉल्व हो गए उससे। अब तुम अभी हम बता रहे हैं, ये जो हिट है ना मॉस्किटो, इसको छिड़को मच्छर मरते ही नहीं। ये भी नई चीज होने लगी। हीट से हमें हार्म होगा, लेकिन मच्छर उससे रेजिस्टेंट हो गए। समझ में आ गई बात आपको? तो इसलिए एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। इट शुड नॉट बी टेकन
बात नहीं करो। इट शुड नॉट बी टेकन आइदर लेसर, जो ड्यू कोर्स है वो कंप्लीट करना चाहिए, और साथ में इट शुड नॉट बी टेकन ऑन योर ओन, अपने आप से नहीं लेना है, अपने मन से नहीं लेना है, और जितना प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर के हिसाब से लेना है। वॉट एवर डोज इज देयर इट इज टू बी कंप्लीटेड। अवॉइड टेकिंग एंटीबायोटिक्स ऑन फ्रीक्वेंटली। डॉक्टर ये बार बार सजेशन दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का क्या जाता है, वो तो एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं। तो हमें भी ध्यान देना है कि एंटीबायोटिक्स हमें ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। लेट आवर ओन immune system should fight with pathogen. Do not take support of antibiotics until it is necessary. सर पैरासीटामोल भी एंटीबायोटिक है। हाँ, ये सब तो एंटीबायोटिक है ही है। ये तो मतलब सुना है तो सर ये रेजिस्टेंस कैसे हो जाते हैं? इसलिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि उसमें से कुछ ऐसे पैथोजन है जो बच जाते हैं सर वो एक बार तो अगर उसको बच गए, उनके लिए वो वैक्सीन का काम करेगा। तुमने थोड़ी सी ली दवा, तो तुमने जानते हो उन पैथोजन को एक वैक्सीन दे दी। तुम फूल लेते तो मर ही जाते, तो तुमने उनको एक वैक्सीन दे के दे दी। अब उनका डीएनए कहेगा अच्छा हमको मारने की कोशिश की, चलो बनाओ। जैसे हमारा सिस्टम है वैसे पैथोजन के अंदर भी तो सिस्टम है। वो भी तो प्राणी ही है। वो तुमने उनको एंटीबायोटिक पूरी नहीं दी। एक होता है कि थप्पड़ मार के रावण को छोड़ दो, रावण का अच्छा थप्पड़ मार दो, अब मैं तुम्हें देखूंगा। तो तुमने एंटीबायोटिक सोची, अब तो हम ठीक ही हो गए, फीवर ठीक हो गया, मैं आगे की क्यों लूँ। लेकिन तुमने उन पैथोजन को और आधा मरा छोड़ दिया जो तुम्हारे शरीर में। वो अब अपने लाइजोसोम बनाएंगे, और ऐसे लाइजोसोम बनाएंगे कि तुम अगली बार पीसीएम खाओगे तो उस पीसीएम में भी तो एंटीबायोटिक ही है, उस गुड बैक्टीरिया को मार डालेंगे। ये भी तो बैक्टीरिया ही थे, अभी लिखा है नहीं। तो ये वास्तव में गुड और बैड बैक्टीरिया की लड़ाई। तुमने गुड बैक्टीरिया आधे डाले और अपने शरीर के शत्रुओं को आधा मरा छोड़ा था। अगली बार आने दो, वो अपने तैयार डीएनए के साथ तुम्हारे गुड बैक्टीरिया यानी पीसीएम से लड़ाई करेंगे और उन्हें मार डालेंगे और तुम्हें फीवर युक्त कर देंगे। भाई समझा भी बात है। तो पहले एंटीबायोटिक केवल एंटीबायोटिक से फील हो चुकी इस चीज को लिखो। कुछ बच जाता अब हम इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दैट इज नाउ इट इज पूरा नीचे का पढ़ो। अब हम इस चित्र को समझे, नीचे पूरा बना। नाउ इट इज, तो पहले लिखो कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी अडॉप्ट व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। ये जरूरी क्वेश्चन है, जरूर आएगा। व्हाट प्रिकॉशंस should we take while taking antibiotics? तो antibiotics should be taken only after prescribed by qualified doctor। किसी से भी पूछ के दवा खाने में जाके ये कहो नहीं कहते सर दर्द हो रहा तो दे ही देगा, ऐसे नहीं करना। दूसरी चीज, इट्स कोर्स कंप्लीट ना करना बहुत खतरनाक है। तुम्हें समझ में आ गई ना प्रक्रिया? अगर तुम नहीं करोगे तो तुम अपने ही बैड पैथोजन को आमंत्रित करोगे, अच्छा तुम भी बना लो, आधा मरा छोड़ा बनाओगी, हम भी देखें तुम भी देखो। कोई तुम्हारा शरीर लड़ाई का मैदान है क्या? वहाँ गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की लड़ाई हो, मार डालो उनको एक बार में ही, क्यों नहीं? बोलो। ज्यादा लेना, अगर डॉक्टर ने 3 दिन कहा है, उसने देखा तुम्हारे अंदर की क्या एक्सटेंट है, तो 3 दिन है, वो जितना दिन है, लेकिन हम 1 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। फिर भी हमें 3 दिन लेना है, नहीं तो वो जो आधे मरे हैं नहीं मरेंगे तो वो अपने अंदर डीएनए ऐसा बना लेंगे कि फिर वो गुड बैक्टीरिया को मार देगा। समझ में आ गई बात? बोलो सोना। तो इसलिए इट्स कोर्स, जो भी कोर्स है, शुड बी कंप्लीटेड। इसका कोर्स कंप्लीट करना होगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, इट शुड नॉट बी लेफ्ट इन बिटवीन ना। सर हम भी ऐसे ही करते हैं। हम लोग सब लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ही मम्मी दे देती लो पीसीएम खा लो, सोचती कि 500 रुपये डॉक्टर का बचेगा। ठीक है, नाउ
अच्छा और क्या नहीं करना चाहिए बताओ? इट शुड नॉट बी टेकन अननेसेसरीली और ओवरडोज भी नहीं है। बिना जरूरत इट और सर ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए, टेकन अननेसेसरीली और ओवरडोज। आगे देखिए, तो इसलिए अब एक नई चीज, सम पैथोजेंस अब कैसे हो गए हैं? आर नाउ ये रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट है और सर ये क्या लिखा है? बोलिए। सिर्फ फर्स्ट आंसर की फर्स्ट लाइन में लास्ट डॉक्टर के पहले। क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दो तरीके के डॉक्टर्स हैं, एक झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, एक क्वालिफाइड। तो तुम झोला छाप के पास जाना पसंद करोगी? नहीं सर Qualified. सेकंड पॉइंट नाउ बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट फ्रॉम, किसके रेजिस्टेंट हो गए? फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। ऐसा ये खतरनाक स्थिति है। अब आगे देखो डायग्राम, हाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन कम्युनिटी। हमने मान लीजिए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ली, देखो नीचे का डायग्राम फॉलो करो। तो इससे क्या हुआ कि टेकिंग एंटीबायोटिक्स डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मान लो इन दवाओं की वजह से या इन कैप्सूल्स की वजह से किसी में गाय बैल में इन सब में रेजिस्टेंस आ गया, तो ये गाय में आ गया रेजिस्टेंस, तो क्या होगा बताओ? चलिए, उसके बाद स्वाइन में आ गया, तीनों के बने हुए देख लो। तुम्हें स्वाइन फ्लू हो गया, तुमने ले लिया कुछ, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तुमको चिकन की वजह से फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू, या काउ पॉक्स हो गया, तो तुम ले रहे। लेकिन ऐसा भी कई बार हो सकता है कि इनमें रेजिस्टेंस पैदा हो गया। किसमें रेजिस्टेंस हो गया? इनमें देखो, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। अब ये काऊ में ये बीमारी होती है तो उनको दवा देने पे भी गाय ठीक नहीं हो रही, गाय नहीं ठीक हो रही, मर जाएंगी। वो वाली पहले दे रहे हैं और फिर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं एक दो खुराक के बाद। अब उसके बाद अब अगर उनमें वो पैथोजन है तो तुमने उन्हीं को खा लिया होगा, या ऐसा भी हो सकता है उनके फेसेस, एनिमल फेसेस, एनिमल को हम ईट भी कर सकते हैं, तो एनिमल फ्लैश से भी पहुंच सकता है हमारे अंदर। या फिर क्या हो सकता है, कई बार उनका गोबर है, उनके कंडे हैं, उपले हैं, वो करते हैं, वो डेफिकेट पानी में बह जाता है। गोबर कहाँ जाएगा बोलो, बारिश होगी तो? एक्सपोजर। तो एनिमल फ्लैश या एनिमल फूड प्रोडक्ट, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है फेसेस, इनकी जो टॉयलेट है दैट इज फेसेस। इन सब की वजह से क्या होगा बताइए? जो भी इनके प्रति एक्सपोजर होंगे तो वो सब कहाँ जाएगा बताओ? फसलों में। ये देख लो, ये फसल पैदा होने लग गई, तो फसल पैदा हो तो क्या होगा बताओ? क्रॉप में फैल जाएगा क्या? फसलों में पहुंच गया बारिश के थ्रू, या इन्हीं को ज्यादातर तो आप देखते हो काऊ डंग यही सब तो मैन्योर बनता है, ये सब डाल दिया गया, तो इन्हीं से इनमें फसलों में। और फसल को किसने खाया बताओ? ह्यूमन ने। चलिए इनका काम भी करते अच्छे से। हाँ सर ये तो ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं काम भी करते अच्छे से मैन्योर के टाइम में। हाँ, तो अब इससे इसमें फैल गया। और कई बार क्या होता है कि हम एक तो फेसेस है, फ्लश यहाँ ना लिखें, एनिमल फेसेस लिखो। सिर्फ क्या लिखो? एनिमल फेसेस। सर ये काऊ वाला क्या है, एक बार वापस बता रहा हूँ कि देखो, कई बार देखो, ये तो तुम जान लो, काऊ में काऊ पॉक्स होगा, और स्वाइन में स्वाइन फ्लू होगा, और बर्ड में चिकन फ्लू होगा, होता ही रहेगा, इनमें ही बीमारी होगी। लेकिन तुमने कुछ मेडिसिन बना दी है, तुम उनको देते रहते हो, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि इनमें पाए जाने वाले वे पैथोजन, चाहे वे काऊ पॉक्स के हैं, अब नहीं मरते हैं। सर क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो कम देते हैं, उनको थोड़ा सा दिया फिर ठीक होगा तो चलो, उससे नहीं मरने लगे हैं। अब उसकी वजह से जो उनका फेसेज है, जो उनका शिट है, तो वो शिट सारा कहाँ चला जाएगा? मैन्योर बन के खेतों में चला जाएगा। और साथ में हम देखो बटर भी बना हुआ है, बटर खाते हैं, उनका सब सामान खाएंगे, उनका फ्लैश खाएंगे, तो हमें सीधा भी आ जाएगा और इस रास्ते से भी आ जाएगा, या तो हम उनका फूड खाएं या उनके मैन्योर से भी आ जाएगा। दो तरीके से हमारे अंदर पैथोजन है। बोलो बात सही है? देखो लिखा क्या है बताइए? सर तो आगे डेवलप होंगे ना, तो उनकी मतलब जो हमारी इम्यूनिटी होगी वो
वो हमारे अंदर अगर एंटर कर गए तो हमको भी वो बीमारी होगी। बर्ड फ्लू हमें थोड़ी है, इससे डर थोड़ी है कि बर्ड फ्लू से बर्ड हमारे मर रहे हैं, हमें ज़्यादा डर है हम भी मर जाएंगे, इसीलिए तो हम दफन कर रहे हैं। नहीं तो कोई अपनी बर्ड दफन करेगा क्या? उसको क्यों बरीड कर देगा? हमें डर है हम ना मर जाएं। बर्ड तो जाओ मरने दो, जो बच जाएंगी वो बेच देंगे, लेकिन हमें डर है हम मर जाएंगे। ऐसा होता है ना, इंसान को अपनी जान प्यारी होती है नहीं? यस सर। ठीक है। अब ये देखो, दैट इज बटर हो गया, एग हो गया, फ्लैश हो गया या मिल्क हो गया, इन सब से हमारे अंदर आ गए। अब अगली चेन देखो, एंटीबायोटिक्स डेवलप रेजिस्टेंस। अगर मान लो ह्यूमन में ही डेवलप हो जाए रेजिस्टेंस तो क्या होगा? देखो, एक है कि वो रेजिस्टेंस काऊ में हो जाए, काऊ में भी काऊ पॉक्स होगा और इंसानों में भी होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम काऊ पॉक्स की टेबलेट खाएं और हमारा काऊ पॉक्स ठीक ही ना हो, तो क्या हम में रेजिस्टेंस नहीं डेवलप हो जाएगा? जैसे गाय में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया पैथोजन में, हम में भी तो वही पैथोजन है, हम भी ना ठीक हो। तो अब अगला है कि ह्यूमन में रेजिस्टेंस इन ह्यूमन, ये चीज क्या है? रेजिस्टेंस। अगर सर वो ह्यूमन में होगा तो सर तुम्हें कोविड-19 एनिमल्स को हो सकते हैं क्या? कोविड-19 का भी ऐसा शोध करने में देख के बताऊंगा, मुझे मालूम है। अब जैसे ह्यूमन में हुआ तो क्या ह्यूमन, देखो अभी इन्होंने बात बोली क्या कम्युनिटी में होगा, तो ये कम्युनिटी में हो गया, सरदार जी को था उनके परिवार को। अब देखो ना, उससे क्या होगा बताइए कि कई बार ऐसा हो सकता होगा कि वो व्यक्ति सीरियसली इल हो सकता है और बेड रिडन भी हो सकता है, और सर फिर वो हॉस्पिटल चला जाएगा। हॉस्पिटल चला गया। अब क्या होगा बताओ? मे बी सीरियसली, हम दवा दिए जा रहे हैं अब वो ठीक ही नहीं हो सर रहा, फिर दूसरे पेशेंट को भी फैल जाएगा। तो हॉस्पिटल में फैला देगा। मे बी सीरियसली। सर एक बार रेजिस्टेंस का मतलब बताइए। रेजिस्टेंस का मतलब है कि पहले तुम पीसीएम खाने पर फीवर से ठीक हो जाते थे, क्योंकि जो पीसीएम में जो गुड बैक्टीरिया थे वो तुम्हारे बैड बैक्टीरिया को मार देते थे, लेकिन अब दुश्मन जो विलन है तुम्हारी बॉडी का वो ज़्यादा ताकतवर हो गया। अब गुड बैक्टीरिया जाते तो हैं, ठीक है, अब तुम्हारे रावण को जीवन मार नहीं पाता है, जीवन भी जाता है और रावण उनका युद्ध होता है, एक मूवी है कि नहीं, लेकिन उसमें वो नहीं मार पाता। तो इस तरीके से नाउ बैड बैक्टीरिया आर मोर एक्टिव, दे आर प्रीडोमिनेंट ओवर योर गुड बैक्टीरिया। These are antibiotics is nothing, but these are good bacteria. But now these are effectless. Why are effectless? Because either you have taken less dose, underdose or overdose. You have manipulated its use. आपने सही तरीके से यूज नहीं किया. That's why वो जो आपकी बॉडी अब डिसफंक्शन हो गई है। सबसे अच्छा तो था कि आप अपने इम्यून सिस्टम से ही काम लेते। आपको एक दिन का फीवर तो बर्दाश्त नहीं है, तो जल्दी से ही डॉक्टर के पास जाना होता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम तो वीक हो ही चुका है, क्योंकि हम अपने इम्यून सिस्टम को वी डू नॉट अलाउ अवर ओन इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, अदरवाइज इट वुड हैव डेवलप्ड। हो ही जाता। जानवर लोग कहाँ दवा खाते हैं, लेकिन फिर भी एक शेर आ जाए सामने में तो हम लोग भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो उनका इम्यून सिस्टम देखो बिना दवा खाए कितना जंगल में रह रहा है, गंदा पानी पी के भी सही है, तो वो अलाउ करते हैं। वो तो बात समझ में आ गई। अब वो अगर यहाँ हो गए तो इसके बाद की क्या स्थिति है? सर वो इसके बाद हॉस्पिटल में लो, इससे क्या होगा, हो सकता है वो कंटेजियस हो, और अगर कंटेजियस हुआ रिद्धिमा तब फिर क्या हुआ? कंटेजियस है तो फैल ही जाएगा। ये देखो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो ये स्प्रेड हो जाएगा टू अदर पेशेंट्स। इससे क्या होगा? स्प्रेड टू अदर पेशेंट्स। आगे क्या होगा बताइए? ये पूरी बिल्डिंग इन्फेक्टेड हो जाएगी। जो कौन सी बिल्डिंग है? सर तो फिर तो हॉस्पिटल सर एक पेशेंट का बड़ा बड़ा हैं? तो डर्टी सर्विस। अब उससे क्या होगा बताओ? हॉस्पिटल थ्रू डर्टी सरफेस, गंदगी की वजह से होगा। एंड उसके बाद पेशेंट्स, जब वो अपने घर में पेशेंट जाएगा तो क्या करेगा? सर तो उसका ठीक हो नहीं हुआ है। उसका ठीक भी नहीं हुआ। सर लेकिन उसको कोई विजिट करने गया उसको, फिर वहाँ पर भी हो गया पेशेंट को, तो इस तरीके से पूरा चार्ज है। बोलो बात समझ में आ गई कि उससे उसने पूरे को फैला दिया ना। अब देखिए आपसे 4 चीजें पूछी जाएंगी कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया और क्यों किया, राणा दिवे ने क्या किया और क्यों किया। क्वेश्चन 1, ठीक है।
Who discovered area? And when? कब बनाई? Question 2. Right. सर तो कल पूछ लेना हाँ ये पूछेंगे आपसे।